दोस्तों, आज से 2 दशक पहले इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल का नाम सबसे ऊपर होता था, लेकिन जियो के आने के बाद इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि इसका मार्केट शेयर 31% से गिरकर 6% पर आ गया। क्योंकि 2016 के बाद बीएसएनएल को हमेशा एक जनरेशन पीछे रखा गया है कि जब मार्केट में 4G आ चुका था तो बीएसएनएल 3G लाया गया और आज मार्केट में 5G अवेलेबल है तो बीएसएनएल 4G लॉन्च की तैयारी चल रही है। कमाल की बात यह है कि वोडाफोन, जो कि वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, वो भी इंडिया के अंदर जियो के सामने सरवाइव कर रही है और उसे भी आइडिया के साथ मर्ज होना पड़ा। लेकिन अब टेलीकॉम सेक्टर का मिजाज फिर से बदल रहा है, क्योंकि लोग अब जियो और एयरटेल की मनमानी से तंग आ चुके हैं और इसी के चलते लाखों लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 1 महीने के अंदर 1,61,000 लोग बीएसएनएल की ओर आए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने हमेशा एक जनरेशन पीछे क्यों रखा और आज इस बॉयकॉट ट्रेंड से बीएसएनएल को क्या फायदा हो सकता है और टाटा की हेल्थ से क्या बीएसएनएल अब फिर से घर वापसी कर सकेगी, क्योंकि टाटा ने ही बीएसएनएल के 1.25 लाख 4G टावर्स लगाने की जिम्मेदारी ली है। दोस्तों, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बीएसएनएल की शुरुआत हुई क्यों थी और ये इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में टॉप पर पहुंचा कैसे था। दोस्तों, बीएसएनएल का कनेक्शन उस ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ यानी तार का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट के कंधों पर आ गई थी। इसके बाद डॉट ने कई सब्सिडियरी कंपनीज की शुरुआत की, जिनके जरिए वो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम करने लगे। साथ ही इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लाइंस के जरिए दुनिया के बाकी देशों से भी जोड़ा। इधर 90s के दौर में कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में अपने पैर जमाने लगी थी। इन्हीं से कॉम्पीट करने और सर्विसेज व पॉलिसीज पर सही से काम करने के लिए सरकार ने 1999 में डॉट को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से पहला था डीटीएस और दूसरा था डीओटी। डॉट का काम अब सिर्फ पॉलिसीज बनाना था और सर्विस प्रोवाइड करने का काम डीटीएस के हाथों में आ गया था। फिर आया 1 अक्टूबर 2000 का दिन, जब सरकार ने डीटीएस का नाम बदलकर बीएसएनएल कर दिया और इस तरह उस बीएसएनएल की शुरुआत हुई जिसने पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया था। बीएसएनएल को पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाया गया था ताकि कंपनी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़े और ये आसानी से प्राइवेट कंपनीज का मुकाबला कर सके। बीएसएनएल को बनाने का मकसद था कि देश में टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क को फैलाकर हर नागरिक को कॉल और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा सके, जिसका असर ये हुआ कि साल 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G और 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑफर की गई। अपने शुरुआती दौर में इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखी और कुछ ही सालों में ये एयरटेल को पीछे करते हुए मार्केट का लीडर बन चुकी थी। बीएसएनएल अपने मकसद को पूरा करते हुए इंडिया के दूर दराज के इलाकों में अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहा था। दिसंबर 2005 तक इससे 2.5 करोड़ कस्टमर्स जुड़ चुके थे। साथ ही ये 1 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को सर्विस दे रहा था। इस दौरान कंपनी ने 10,183 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। बीएसएनएल अपने कस्टमर बेस को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि साल 2006 से 2007 के बीच इसका मार्केट शेयर 31% तक चला गया था। लेकिन इस बढ़ते मार्केट शेयर के बावजूद इसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, क्योंकि 2006 से 2007 के बीच इसने 7,806 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था, जो इसके 1 साल पहले के मुकाबले 2374 करोड़ रुपए कम था। और यहीं से इस कंपनी के स्ट्रगल का एक ऐसा सिलसिला चला कि ये अपनी पुरानी पोजीशन पर कभी भी वापस नहीं आ पाया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि मार्केट में राज करने वाला बीएसएनएल समय के साथ डूबता चला गया। दरअसल इस कंपनी के अंदर 2004 से ही एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन दयानिधि मारन। इस केस को टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसका बीएसएनएल पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। एक्चुअली दयानिधि मारन ने अपने घर और ऑफिसेस में 300 से भी ज्यादा इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए थे। इसमें हाई कैपेसिटी ISDN लाइंस लगाई गई थी, जो जनरली कॉमर्शियल यूज के लिए होती हैं। इन टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल दयानिधि मारन के पारिवारिक बिजनेस सन टीवी नेटवर्क में यूज किया जा रहा था। इस स्कैम से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ रुपए का चूना लग गया था। अभी बीएसएनएल इस लॉस को रिकवर करने में लगा ही हुआ था कि तभी 2008 में 2G स्कैम हो जाता है, जो भारत का सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में से एक था। इस स्कैम में स्पेक्ट्रम लाइसेंस को मार्केट वैल्यू के मुकाबले बहुत ही कम प्राइस पर एलोकेट किया गया था, जिससे गवर्नमेंट को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था।
एक्चुअली उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनीज को निलाने की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिया था, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम मिला था। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो बड़े लेवल पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और बाकी कंपनीज के साथ साथ बीएसएनएल के टेंडर की भी जांच होने लगी, जिससे इस कंपनी के ऑपरेशंस और कई दूसरे अहम प्रोजेक्ट स्लो पड़ गए और फिर इसे लॉसेस का सामना करना पड़ा। 2007 से 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और मार्केट में नए नए प्लेयर्स उतरते जा रहे थे। सभी प्राइवेट कंपनीज तरह तरह के प्लान ऑफर करके वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इस दौरान बीएसएनएल पूरी तरह सुस्त पड़ा था और 2010 में इसका मार्केट शेयर गिरकर मात्र 14% पर आ चुका था। इसका असल वजह सरकारी एम्प्लॉयज का निठल्लापन कहें या गवर्नमेंट का करप्शन, पर बीएसएनएल की तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश देखने को नहीं मिली जैसा प्राइवेट कंपनीज कर रही थी। यही वजह था कि 2010 से 11 के बीच बीएसएनएल को 6,384 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो 2011-12 में बढ़कर 8,851 करोड़ रुपए हो गया। और इस दौरान बीएसएनएल ने अपने मार्केट शेयर को बहुत ही मैसिवली लूज किया था। पर दोस्तों ये तो फिर भी गनीमत थी, क्योंकि 2016 के बाद से कंपनी के लिए चीजें और भी ज्यादा खराब हो गईं। दरअसल 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो लॉन्च हुआ और 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हाई स्पीड 4G नेटवर्क को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इसने अपनी सर्विसेज को कस्टमर्स के लिए फ्री रखा था और लोग भी जियो का सिम लेकर कॉलिंग और इंटरनेट का फ्री में अनलिमिटेड यूज कर रहे थे। इस फ्री सर्विसेज का नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी के टेलीकॉम कंपनीज पर बहुत ही बुरी तरह पड़ा, जिसके बाद वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने मिलकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जियो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी। उनका कहना था कि जियो का ये प्रमोशनल ऑफर ट्राई के रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहा है और मार्केट में अनफेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है। इसके बाद ट्राई ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और जियो के फेवर में फैसले लेते हुए कहा कि इसकी प्रमोशनल स्कीम किसी भी रेगुलेशंस का उल्लंघन नहीं कर रही है। अब ट्राई के इस फैसले से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो इस मामले को लेकर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ भी फिर से जियो की ही जीत हुई, क्योंकि TDSAT ने भी ट्राई के फैसले का सपोर्ट किया था। एंड दोस्तों, इस फैसले से ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जियो को फेवर तो किया था और बीएसएनएल को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। लेकिन जियो को फेवर करने में सरकार का क्या फायदा था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग आप खुद ही समझ सकते हो। तो दोस्तों, इस सब का असर ये हुआ कि जियो के लॉन्च से पहले इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में 12 कंपनीज हुआ करती थी, जिनके पास टोटल 103 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। एंड जियो के लॉन्च होने के बाद इनमें से 58% कंपनीज या तो बिक चुकी थी या फिर उनका कारोबार हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सिर्फ एयरटेल ही था जो सही मायनों में सर्वाइव करने में कामयाब रहा। गवर्नमेंट की इस तरह की पक्षपात की वजह से वोडाफोन दुनिया की 7th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद भी जियो से हार गई और भारी लॉसेस के बाद उसे आइडिया के साथ जाकर मिलना पड़ा, जिसे आज हम VI के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ बीएसएनएल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसका होना या ना होना एक बराबर था, जो कि इसका मार्केट शेयर अब 9% पर आ चुका था। जियो 4G के लॉन्च होने के बाद बाकी की सारी कंपनीज भी 4G पर स्विच हो चुकी थी, सिवाय एक कंपनी के, जो थी बीएसएनएल। सोचो, एक समय बीएसएनएल देश का पहला स्टेट ऑपरेटर था जिसने साल 2010 में सबसे पहले 3G सर्विसेज को लॉन्च किया था। लेकिन आज जहां बाकी की कंपनीज 5G लाने के बाद 6G पर काम कर रही हैं, वहीं बीएसएनएल अभी तक 4G लाने में अटका हुआ है। और वजह तो आप समझ चुके होंगे, जब बीएसएनएल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि 2010 के आसपास, जब देश में स्मार्टफोन यूजर्स बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हुए थे, तब सरकार ने बीएसएनएल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर बीएसएनएल की सर्विसेज सबसे ज्यादा खराब हो गईं। खासकर इसका कस्टमर सर्विस तो इतना ज्यादा बेकार था कि लोग शिकायत करने की जगह अपना नंबर बदलना ज्यादा बेहतर समझते थे। ना बीएसएनएल पर कॉलिंग अच्छे से होती थी और ना ही इंटरनेट चलता था। साथ ही इसका नेटवर्क कवरेज भी बहुत ही वीक हो चुका था। इसके अलावा ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जगह प्राइवेट कंपनीज के साथ प्राइस वॉर में फंस चुका था। साथ ही स्लो डिसीजन मेकिंग और ब्यूरोक्रेसी की वजह से यह मार्केट में आ रहे बदलाव पर जल्दी से एक्शन नहीं ले पाया। इसका असर ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इस कंपनी की लॉसेस 15,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था और मार्केट शेयर गिरकर 6% पर आ चुका था। वहीं पिछले कुछ सालों में ऐसी नौबत आ गई थी कि सभी को ये लगने लगा था कि बीएसएनएल का बंद होना तय है। हालांकि सरकार ने इसे प्रॉफिटेबल बनाने की कई कोशिशें की हैं, जैसे कि साल 2021 में इस कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था, जिसमें से आधा अमाउंट शॉर्ट टर्म डेट को भरने में चला गया, तो वहीं आधे को कंपनी के ऊपर खर्च किया गया था।
लेकिन ये अमाउंट बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि कंपनी के लॉसेस हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं एंड फिलहाल इस पर 22,289 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। हाल ये है कि बीएसएनएल अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रहा। साल 2002 में इसे बचाने के लिए सरकार ने दोबारा 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देगी, जिसे बीएसएनएल अपनी सर्विसेज में सुधार लाने, अकाउंट्स को मजबूत करने और फाइबर नेटवर्क का एक्सपेंशन करने में लगाने वाला है। अब देखो, बीएसएनएल कम बैक करने के लिए काफी स्ट्रगल तो कर रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इस स्ट्रगल के बीच अचानक से लोग भी इसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ जियो और एयरटेल जैसे प्लेयर्स की मनमानी की वजह से। हुआ ये कि इस साल 3 जुलाई से रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को पहले के मुकाबले 12 से 25% तक बढ़ा दिया है। अब जियो क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर का ट्रेंड सेटर बन चुका है, ऐसे में अगर वो प्राइस हाइक करेगा तो उसके पीछे पीछे एयरटेल और वीआई भी करेंगे ही। एंड देखा जाए तो हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि एयरटेल ने भी अपने प्लान्स को 11 से 21% तक बढ़ा दिया है। साथ ही 4 जुलाई 2024 से बढ़े हुए प्राइस के साथ वीआई के नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए जा चुके हैं। दोस्तों, प्राइस को लेकर इन कंपनीज की मनमानी अब लोगों को समझ आने लगी है और लोग इस चीज को समझने लगे हैं कि किस तरह शुरुआत में उन्हें फ्री सर्विसेज देकर पहले आदत लगाई जाती है और बाद में प्राइस बढ़ाकर उनका फायदा उठाया जाता है। साथ ही कम कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से कस्टमर्स के पास अब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन बचे हैं, यानी लोग इन प्लान्स को महंगे दामों में लेना तो नहीं चाहते, पर उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में लाखों लोग इन चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर बीएसएनएल में स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि एयरटेल, जियो और वीआई के कंपेयर में बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान आधा से भी कम रेट में अवेलेबल है। इसी के चलते सोशल मीडिया पर बॉयकॉट जियो एंड बीएसएनएल की घर वापसी जैसे हैशटैग भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस ट्रेंड से बीएसएनएल का क्या होने वाला है। असल में सोशल मीडिया बॉयकॉट और प्राइवेट कंपनीज की महंगे प्लान की वजह से कुछ सर्कल में बीएसएनएल के सिम की बिक्री में 3 गुना तक इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार एंड झारखंड सर्कल के धनबाद में हर रोज बीएसएनएल के लगभग 500 सिम बिक रहे हैं, जो पहले सिर्फ 185 ही बिका करते थे। साथ ही इसकी पोर्टेबिलिटी भी 2.5 गुना बढ़ चुकी है, यानी कि पहले के मुकाबले अब 2.5 गुना ज्यादा लोग अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। इसके अलावा अकेली राजस्थान की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक महीने में 1,61,083 लोग बीएसएनएल से जुड़ चुके हैं। इन सब चीजों से जियो और एयरटेल को काफी झटका लगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट होना कस्टमर्स के लिए वाकई बेनिफिशियल है, वो भी तब जब एयरटेल और जियो 5G ऑफर कर रहे हैं और बीएसएनएल अभी भी 3G पर अटका हुआ है। अब देखो दोस्तों, कुछ जगहों पर बीएसएनएल वाकई में कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में बीएसएनएल 4G सर्विसेज की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई नॉर्दर्न स्टेट में 4G लॉन्च करते हुए बीएसएनएल ने शुरुआती फेज में 8 लाख से भी ज्यादा 4G यूजर्स का बेस बना लिया है। और बात करें पूरे देश की तो बीएसएनएल बहुत ही तेजी से ऑल ओवर इंडिया में 4G सर्विसेज को लॉन्च करने में जुटा हुआ है। जैसे कि अप्रैल 2024 में इसके पास सिर्फ 3500 4G टावर्स थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 10,000 तक हो चुकी है। उधर यूनियन आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 4G नेटवर्क लॉन्च के 1 साल के अंदर बीएसएनएल अपने उसी टावर को 5G में अपग्रेड कर देगा। ऐसे में बहुत ही कम समय में ये 5G सर्विसेज भी लॉन्च कर सकता है। फिलहाल 4G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए बीएसएनएल कई इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें से एक का नाम है टाटा। एफिलिएट टाटा ग्रुप की टीसीएस ने बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ रुपए की 4G नेटवर्क की डील की है, जिसके तहत वो 4G और 5G सर्विसेज के लिए देश भर में 1.12 लाख टावर लगाने की मदद कर रही है। और ये चीज एयरटेल और जियो दोनों के लिए एक खतरे की घंटी की तरह है। अगर बीएसएनएल वाकई अपने वादे के अनुसार 5G सर्विसेज लॉन्च कर देता है तो ये बीएसएनएल के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक साबित हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, बीएसएनएल वापसी कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।